और Q2 दो चार्ज रखे हैं और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक है। तो Q1 पे भी फोर्स लगेगा और Q2 पे भी फोर्स लगेगा, ठीक है। मतलब वो दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं। अब अपन थोड़ा और डिटेल में बात कर रहे हैं, इसको टेक्निकल इशू जैसे होता है ना, वैसे तो हम कॉमन बात कर रहे थे कि फोर्स बिटवीन द चार्ज। लेकिन अब ये हुआ कि 1 वाले चार्ज पे 2 वाला चार्ज फोर्स लगाएगा या 2 वाले चार्ज पे 1 वाला चार्ज फोर्स लगाएगा। उसको इस तरह से लिखा जाता है ना, F12। इसका मतलब क्या होता है? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू या बाई चार्ज 2। तो चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 या चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, इस तरह से भी बोल। अब मतलब Q1 चार्ज पे जो Q2 चार्ज फोर्स लगा रहा है वो F12 लिखा जाएगा। सिमिलरली F21 भी लिखा जाएगा। अब ये क्या होगा? चार्ज 2 पे चार्ज 1 के द्वारा लगा हुआ, तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1। तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो इसी के बराबर ही हो। वो अपन बस एक टेक्निकली बात नहीं निकाल रहे हैं समझने के लिए कि जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ जो है एक्चुअली उसी के बारे में डिस्कशन है ना। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि जब दो ऑब्जेक्ट अगल बगल में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो ए जितना बी पे फोर्स लगाएगा उतना ही बी ए पे लगाएगा। वो उसकी रिएक्शन होगी, है ना। तो सिमिलरली F12 और F21 जो है वो इक्वल होंगे और डायरेक्शन में बस उल्टे होंगे। तो ये जो वैल्यू आती है F12 वो F21 के बराबर आती है। फिर इसी को वेक्टर की लैंग्वेज में इस तरह से कहा जाता है, ये वेक्टर F12 इक्वल टू वेक्टर F21, लेकिन इसके सामने माइनस साइन है ना। तो माइनस साइन ये बता रहा है कि ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन उल्टा है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम, ठीक है। जैसे अब उदाहरण से अपन देखते हैं, मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, इसको हमने Q1 कह दिया, और यहाँ पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने Q2 कह दिया। अब जैसे ही हम इसको इसके पास लाएंगे तो ये उसको पुश करने लगेगा, रिपेल करेगा। तो ये जो फोर्स हुआ ये हुआ F21। सिमिलरली ये वाला चार्ज बदले में इसके ऊपर एक रिएक्टिव फोर्स लगाएगा और इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, है ना। ये कितना होगा? F12। तो देखो ये दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल उल्टा है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और ये मैग्नीट्यूड यही है, इसको हम पहले जनरल इस फॉर्मूले से रेफर कर रहे थे। अब थोड़ा हम टेक्निकल जा रहे हैं पर वो ऐसा बहुत कम पूछते हैं, है ना। किसी किसी एक आध क्वेश्चन में पूछा है, अच्छा 1 पे कितना लगेगा, अच्छा 2 पे कितना लगेगा, सीबीएसई की कुछ बुक्स में पूछा गया है। तो आप कहेंगे वो तो सेम ही रहेगा, है ना, बिकॉज बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन। तो डायरेक्शन बस उल्टा हो। तो ये स्टेटमेंट का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस इज सेम, ओनली माइनस साइन इज देयर दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी अपोजिट। तो दोनों का उल्टा होगा। सिमिलरली अगर हम एक प्लस ले लें Q1 और Q2 को माइनस ले लें, तो अब जो है 1 के ऊपर जो फोर्स होगा 2 के द्वारा या 2 के ऊपर जो फोर्स होगा 1 के द्वारा, है ना, उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। अब क्योंकि देखो उल्टे साइन वाले चार्ज हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाला जो फोर्स है अभी ये होगा F12, सिमिलरली इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो होगा F21। अब दोनों का डायरेक्शन फिर से उल्टा है, F12 इधर लगा है तो F21 इधर लगा है। जैसे उसमें देखो उल्टा था वैसे ही यहाँ पे भी। तो ये स्टेटमेंट दोनों के लिए वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए भी, है ना। तो ये वेक्टर लैंग्वेज में इस तरह से लिखा गया है। इसको दो पार्ट में ब्रेक भी कर सकते हैं। एक पहला पार्ट होता है कि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसको इस तरह से लिखा जाता है, F12 मैग्नीट्यूड F12 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21, और फिर इस तरह से इसको लिखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ, हमने थोड़ा एक्स्ट्रा बताया। ऐसा समझ लो कि वेक्टर के लैंग्वेज में अपने बोर्ड में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। इस बार उन्होंने पहली बार एक दे दिया करंट वाले चैप्टर से कि वेक्टर के टर्म्स में थोड़ा डिस्क्राइब करो। तो वो मैंने ये देखा, उन्होंने छोटा क्वेश्चन पूछा था 2 मार्क्स में, लेकिन वो 80% बच्चों ने नहीं किया, क्योंकि अपन उसको डिस्कस नहीं करते हैं ज़्यादा, है ना।
तो वो बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया था। ठीक है बेटा, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर इसको मैं क्लियर करता हूँ। कूलम्स लॉ तो हमने ये पढ़ा था कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस इज एफ, लेकिन अगर अलग अलग चार्जेस पे फोर्स की बात करें, इंटरेक्शन हो रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो ठीक है, वन के ऊपर जो टू फोर्स लगा रहा है चार्ज टू, या सेकंड चार्ज के ऊपर जो चार्ज वन फोर्स लगा रहा है वो उतना ही होगा, वो दोनों बराबर। तो हमने एक नया नोटेशन डेवलप किया, F12 दैट इज फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू टू, सिमिलरली F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय Q1, और फिर हमने न्यूटन का लॉ आपको बताया। तो ये अगर हटाएं तो ये इस टॉपिक से जुड़ा हुआ ये पॉइंट। तो इस वेक्टर के टर्म के दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो निकलता है मैग्नीट्यूड का, एक निकलता है डायरेक्शन। तो क्यों माइनस साइन है तो डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट। तो हमने ये भी देख लिया कि ये अगर लेफ्ट की ओर लग रहा है तो ये राइट की ओर लग रहा है। रिपल्शन के केस में, अट्रैक्शन के केस में अगर ये राइट लग रहा है तो ये लेफ्ट लग रहा है, मतलब देखो डायरेक्शन उल्टा है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है, अब हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे कूलम लॉ, बेसिक कूलम लॉ के, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और ये बिल्कुल बनने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं बन रहे हैं तो भी आप समझेंगे, फिर उसके बाद तो जरूर बनने चाहिए। ठीक, सबसे पहले थोड़ा सा पुरानी चीज आपसे पूछ लेते हैं हम, आपको बनना चाहिए एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, कोई बताओ बेटा। बिल्कुल नहीं, सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करिए और बताइए जरूर जरूर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, किसी को याद है, कोई एक जन बोलिए। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला जो है बिल्कुल सही बताया है ना। तो ये जो फॉर्मूला है याद रखना, ये वैलिड है एयर या फ्री स्पेस के लिए, और दोनों की परमिटिविटी अपन सेम मान के चलते हैं, है ना। थोड़ा सा अंतर आता है, अभी देखेंगे इसके, एक कल या परसों तक पहुंचेंगे वहां। तो एयर और फ्री स्पेस के लिए फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, एट इसको पॉइंट याद है? हाँ, इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट। कूलम यूनिट, स्क्वायर अपॉन मीटर मीटर हाँ स्क्वायर। सही बताया। ठीक, तो उसकी यूनिट भी याद रख लेना, बिल्कुल आपको देख के भी बना पा रहे हो फॉर्मूले से बहुत जल्दी से, है ना। ठीक, तो ये हुआ कल का। अब हम इससे जुड़े हुए छोटे छोटे दो तीन क्वेश्चन बनाते हैं अभी के अभी, बिल्कुल सरल वाले, जैसे आप बता सकें, है ना, इतने सरल रहेंगे कि इफ टू चार्जेस Q1 Q2 आर डबल्ड, डबल कर दिया दो चार्जेस को, है ना। तो दो चार्जेस को अगर हम डबल कर दें, then what will happen to the force between them। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा। आप सोचिए कि दो चार्जेस तो Q1 Q2 हैं, कितने हैं नहीं दिया है, उनके बीच की दूरी भी नहीं दी है, कुछ नहीं, बस कह रहे हैं हम तो चार्जेस रखे थे उनको डबल कर दिया हमने सडन, तो उनके बीच का फोर्स का क्या होगा, मतलब ऐसा समझ लो कि वो कितने गुना होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, आपको ये बताना है। समझ गया बेटा क्वेश्चन सब लोग? मैं डायग्राम बना के देखो दिखा रहा हूँ। मान लो चार्जेस कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसने ये छुपा दिया, चलो ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कितना है, दूरी क्या है, आपको कुछ नहीं बता रहे, कह रहे चलो जो भी चार्जेस है उसको डबल कर दें, Q1 को भी डबल कर दें, Q2 को भी डबल कर दें, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो कितना गुना हो जाएगा। कोई बताइए, आप में से कोई भी ट्राई करेगा, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। ट्राई करिए बेटा, कोई तो ट्राई करिए, कैसे करेंगे, Q1 की जगह 2Q1 कर देना है ना, तो ऐसा 4 करके। टाइम्स हो जाएगा। हाँ बेटा सही है ना, देखिए ये 4 टाइम्स हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो 4 टाइम्स हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक्चुअली जब इनिशियली कूलम्स लॉ आया था वहीं पे था, है ना। कूलम्स लॉ जब शुरू शुरू में आया तो उन्होंने कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो Q1 की जगह 2 करोगे तो 2 गुना हो गए, Q2 की जगह भी 2 करोगे तो कुल मिला के इनका प्रोडक्ट 4 टाइम्स हो जाए, ये वहीं पे क्लियर होना चाहिए, है ना। अभी इस बार क्या हुआ, वो रेजिस्टेंस वाला एक फार्मूला होता है ना, R = ρl/A, इसके ऊपर उन्होंने 3 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल दी,
इसलिए मैं इसको अलग से तुमको बता रहा हूँ, यही चीज यहाँ पे अप्लाई कर। उन्होंने क्या लेंथ एरिया दोनों को डबल ट्रिपल कर दिया और फिर उलझा दिया। बहुत सरल क्वेश्चन। सिमिलरली चलो एक और क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड, if the distance between the two charges is doubled, then what will happen to the force? दूसरा क्वेश्चन, सोचो बेटा सब लोग। हाफ हो जाएगा अब सर फोर्स। अब ये नहीं, अभी गलती है। टाइम्स हाँ कितना बेटा? 4 टाइम्स 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस हो जाए, सही, बिल्कुल सही है। देखो बेटा यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है ना, तो ये भी बहुत सरल बात है, बिल्कुल ऑब्वियस सी है कि अभी बाकी चीजों को हम चेंज नहीं कर रहे, केवल आर को डबल कर रहे। तो जो ये वाला फैक्ट है आर स्क्वायर वाला, ये बता रहा है कि अब आर की जगह आप 2r का स्क्वायर करो तो नीचे 1/4, तो फोर्स विल बिकम 1/4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल, है ना। तो ये तो यहाँ तक एक एक फैक्ट हुआ। अब की बार उन्होंने क्या करा था, दोनों को साथ साथ कर देते। ठीक है, अब मैं वो लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब की बार उसको ओपन करें। ठीक, अब जैसे मान लो इसको करना पड़े, लिखना पड़े, तो हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं कि इनिशियली चलो चार्जेस थे Q1 Q2, और जैसे 3 नंबर में है तो लिखना पड़ेगा, फिर उसको ऑब्जेक्टिव में रहे तो करना पड़ेगा। ये इनिशियल पोजीशन में Q1 Q2 R पे रखे हैं। ठीक, नाउ Q1 की जगह जो नया Q1 डैश है ना, उसको हम डैश कर देते हैं। ये था इनिशियल पोजीशन, वो कितना है? 2Q1 है, नया वाला चार्ज। ठीक, फिर दूसरा वाला चार्ज, अब डैश डैश बना के कर रहे हैं। दूसरा वाला चार्ज Q2 कितना है? वो है 2Q2। ठीक, यहाँ तक भी आ गए। फिर जो नई वाली डिस्टेंस है वो कितनी है ना, उसको हम डैश लिख देते हैं, R डैश। वो कितनी है? वो तो सेम ही है, उसको चेंज नहीं किया है, बिल्कुल पहला क्वेश्चन। तो F डैश कितना होगा? F डैश होगा 1/4πε0 Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपॉन R डैश स्क्वायर। अब इसमें सब वैल्यू रखेंगे। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। ये हुआ 1/4πε0 इंटू Q1 डैश। Q1 डैश की जगह कितना है? 2Q1। ठीक, 2Q1। फिर उसके बाद जो है एक कोई आया तो हाँ ठीक, हाँ बेटा Q2 डैश की जगह कितना है? 2Q2 अपॉन R डैश, तो R के बराबर ही है। हमने इसको सॉल्व किया, 2 इंटू 2 अलग कर लो, और क्या बचा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पहला वाला ही एक्सप्रेशन है ना, इसको हम F लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से इसको लिखना चाहिए, है ना। अब इतना सा काम उन्होंने दिया था, इस बार रेजिस्टेंस वाले केस में दिया था कि रेजिस्टेंस एक वायर है, उसको लेंथ को अगर हम डबल कर दें, एरिया को आधा कर दें, तो रेजिस्टेंस कितने का हो जाए। तो वो फिर अपन उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये समझ लो कि उन्होंने इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक सरल क्वेश्चन पूछा था, फिर से उसमें आधे बच्चे साफ, लेंथ को डबल किया, एरिया को आधा, तो रेजिस्टेंस कितने गुना हो जाए। ठीक, तो अब आप लेंथ को डबल करोगे तो वो सर फिर वहां देखेंगे। चलो यहाँ पे देख लिया बेटा, समझ में आया कैसे लिखना है ये। अब इसके लिए इतने सारे से क्वेश्चन के लिए वो 3 मार्क्स देते हैं, है ना। तो बहुत इजी रहते हैं, बस आपको लिखते बनना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। ठीक, तो चलो अभी हमने एक एक चीज करी, अब दो दो चीजें साथ साथ करें, मतलब Q को भी चेंज करेंगे, R को भी, ऐसा ही उन्होंने किया था, है ना। तो दोनों को साथ साथ चेंज करेंगे। ये ठीक है बेटा, देख लिया तुमने। तो जो नया वाला फोर्स है F डैश, दैट इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल, ये हमने दिखा दिया। सिमिलरली R को चेंज करके भी हम दिखा सकते हैं, है ना। तो ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक वैसा ही बताते हैं जैसा उन्होंने रेजिस्टेंस केस में किया था। ठीक है, तो अब हम चार्जेस को भी डबल कर रहे हैं और डिस्टेंस को भी डबल कर रहे हैं। ठीक है, इफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन them is doubled, both are doubled, है ना। ये भी तीनों हो गए, 2 चार्ज और एक डिस्टेंस डबल्ड। ठीक, what will be the force between them? ठीक,
बोलिए बेटा, अब आप लोग सोचिए, क्वेश्चन कोई भी ट्राई करिए, गलत सही सब ट्राई करिए, कोशिश तो एफ ही करिए। रहेगा ना सर वो? आप सोचिए जरा, एफ ही रहेगा पक्का? और कोई सर एफ दो नहीं? गुना हो और भी? जाएगा। हाँ, फोर्स दोगुना हो जाएगा। देखो बेटा, आपने पहले अभी अभी देखा कि जब हम डिस्टेंस को डबल करते हैं, ठीक है, अभी रिकॉल कर रहा हूँ मैं, फिर से हिंट दे रहा हूँ, फिर सोचिएगा। अगर हम डिस्टेंस को डबल करते हैं तो फोर्स कितने गुना हो रहा है? 1/4 टाइम्स। अभी आपने देखा है ना, जब Q1 Q2 को डबल कर देते हैं तो फोर्स कितने गुना हो रहा है? 4 गुना। तो दोनों को साथ में लेंगे तो वो कुल मिला के सेम रहेगा, है ना। तो मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ, तब आप देख लेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक, तो एक ने 4 गुना बढ़ा रहा है, दूसरा 4 गुना कम कर रहा है, ओवरऑल दोनों साथ में कर देंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हट जाएगा। बहुत सरल है बेटा। इनिशियल केस से अपन स्टार्ट करते हैं। मान लो Q1 Q2 चार्जेस हैं एंड दे आर केप्ट एट डिस्टेंस r। ठीक, तो उनके बीच का फोर्स तो ये हुआ, ये इसको रिलेशन नंबर 1 करते हैं। ठीक, नाउ द नेक्स्ट केस में इनका नया नाम डैश 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 देते हैं, F डैश Q1 डैश Q2 डैश R डैश। ठीक, तो Q1 डैश कितना है? अभी अभी हमने देखा था कि हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, Q2 डैश कितना है? नया वाला चार्ज पुराने वाले के रिलेशन में कितना है? ठीक, नई वाली दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो भी हमने लिया। ठीक, अब हम फिर से ओरिजिनल फार्मूला लगा के उसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं। ठीक, तो जो कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला होता है वो ये फार्मूला है बेटा, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, है ना। ये इस तरह से फार्मूला लिख रहे हैं, ये ओरिजिनल फार्मूला है। जब Q1 Q2 डैश दो चार्जेस हैं और उनके बीच की डिस्टेंस R डैश है और उनके बीच का फोर्स F डैश है, तो ये रिलेशन वैलिड है। अब इसमें सब वैल्यूज रख देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश की वैल्यू ये रखी हुई है सामने, सीधे सीधे रखते जाना है ना। Q2 डैश की वैल्यू, ठीक, अपॉन R डैश की वैल्यू ये रख दिया, स्क्वायर कर दिया। यहाँ से 4 निकलेगा, यहाँ से भी 4 निकलेगा, वो दोनों कट जाएगा और बचेगा क्या? बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या है? देखा जाए तो रिलेशन 1 से ये तो ओरिजिनल फोर्स है, तो ये F हुआ। तो जो नया फोर्स F डैश है दैट विल बी सेम एज द ओरिजिनल फोर्स। बहुत सरल क्वेश्चन है बेटा, हम कोशिश करके बहुत सरल तरीके से ही बता रहे हैं, फिर भी इशू आएगा तो पूछते जाना, है ना। देखो सबका अपना अपना तरीका होता है समझाने समझने का। तो ये हमने देखा। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करके अगर आपसे पूछें तो आपको बनना चाहिए। ठीक है, मान लो हम कह रहे हैं कि चार्जेस को हमने डबल किया लेकिन डिस्टेंस को आधा कर दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको बदल रहा हूँ क्वेश्चन को, जस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई इसके लिए, है ना। तो इफ चार्जेस आर डबल्ड, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन ओवर हो गया, अब एक फ्रेश क्वेश्चन उसी पे बेस्ड। चार्जेस आर डबल्ड एंड डिस्टेंस इज हाफ्ड। ठीक है, डिस्टेंस को आधा कर दिया, तो व्हाट इज द न्यू फोर्स? न्यू मतलब चेंज हुआ जो भी फोर्स बिटवीन देम, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, अब आप समझ। ठीक है, तो बताओ बेटा, ट्राई करो सब लोग, थोड़ा सोचिए। अब मेथड भी पता है पूरी डिटेल, है ना, आप बनना चाहिए। कौन सर बता रहा है? कोई 16 बता रहा है? टाइम्स हो जाएगा। 16 टाइम्स। 16 टाइम्स हो जाएगा पक्का? और भी कोई एक जन कोई बताइए बेटे। यस सर, मुझे तो लग 16 रहा है टाइम्स हो जाएगा। 16 टाइम्स हो रहा है पक्का, है ना। ठीक है, सही है, सही बता रहे हैं अपन, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है बेटा कि अगर हम इसको 2 करें तो ये 4 हो गया, इसको 1/2 करेंगे तो इसका स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होकर ऊपर जाएगा। देखो बेटा, बहुत सरल क्वेश्चन है। इस बार उन्होंने क्या करा, मैं थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं बोर्ड की कॉपी चेक कर रहा था, 90% बच्चों का क्वेश्चन था, उसमें ये था कि लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड एंड एरिया इज हाफ। तो ये वाले फॉर्मूले से उसको करना था, उसके लिए उन्होंने 3 नंबर दिए, है ना। तो लेंथ को डबल करना है, एरिया को आधा करना है, रजिस्टिविटी तो बदलती नहीं, है ना, मटेरियल की रजिस्टिविटी फिक्स रहती है। तो वो 4 गुना करना था, 90% बच्चों का गलत है।
90 से भी ज्यादा मेरे को लगता है। हम लोग तो कॉपी ढूंढते ढूंढते तरस गए कि कोई तो कॉपी मिले जिसमें इतना सब क्वेश्चन सही है ना। तो इसीलिए मैंने आज आपको ये क्वेश्चन बताया कि देखो बेटा बेस तो ये है कि यार ये प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, ये स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, बेसिकली ये आया कैसे, है ना। तो होता क्या है, जैसे एक्सपेरिमेंट ही किए जाते हैं, आगे भी आप देखोगे तो जिसने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा उन्होंने पहले चार्जेस रखे, उनके बीच में फोर्स देखा, तो उन्होंने एक को डबल किया। प्रैक्टिकल ऐसे ही करते हैं, कूलम लॉ कैसे बना होगा आप इमेजिन। उन्होंने एक चार्ज को डबल किया तो फोर्स डबल हो गया, फिर दूसरे चार्ज को डबल कर दिया तो फोर्स 4 गुना हो गया, फिर इसको 3 गुना, इसको 2 गुना किया तो 6 गुना हो गया। और इस तरह से उन्होंने पहला लॉ, पहला स्टेट कि F1 इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, ये बना पहला स्टेट। ठीक है, वो चार्जेस को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब वो चार्जेस को फिक्स करके दूरी को बदलते हैं। अब उन्होंने दूरी दोगुनी कर दी तो उन्होंने देखा कि अरे दूरी दोगुनी कर दी तो फोर्स तो 4 गुना कम हो रहा है, तेजी से कम। दूरी को 3 गुना कर दिया, फोर्स उन्होंने देखा कितने गुना हो गया, 9 गुना कम हो गया। तो उन्होंने अच्छा कहा अरे वाह ये तो ये रिलेशन। हाँ, इतना आसान नहीं है, उनको मे भी कई महीनों कई साल लगते हो करने। तो आपको उतनी सारी चीज को जल्दी से कैच करना है। तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। फिर उन्होंने मीडियम बदल के देखा होगा, है ना। तो इसके बाद मीडियम, वो मेन आइडिया है वो मैंने आपको बताया। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे पूरा हुआ। जो दो कॉन्सेप्ट थे इसमें अभी अभी मैंने बताया, एक तो वो वेक्टर वाला आइडिया, वेक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया था, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन मैंने मतलब थोड़ा आइडिया दे दिया, अभी उसको करेंगे। ठीक, दूसरा दो चीजों को डबल कर दें, आधा कर दें, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, अब हम लोग आते हैं कि अगर मीडियम बदला जाए तो क्या होगा, है ना। अब उसका एक और पॉइंट है कूलॉम लॉ का, उसको डिस्कस करते हैं। तो मीडियम बदलेंगे तो क्या होगा, चलो अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एयर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एयर या वैक्यूम के लिए, है ना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये इन जनरल अगर दूसरा मीडियम रखा जाए, है ना, तो फॉर अदर मीडियम, अब एयर वाले या वैक्यूम वाले को हम एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एफ ए। तो व्हेन द चार्जेस आर केप्ट इन एयर, the force between them is given by 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। दिख रहा है बेटा बराबर, ठीक है। चलो अब अदर मीडियम, मान लो कुछ और मीडियम रख दिया हमने। ठीक, इसको पूरा करते हैं। तो फोर्स हमने एफ एम लिख दिया, सेम डिस्टेंस पे सेम चार्जेस रखे हैं, बीच में कोई दूसरा मीडियम, है ना। दूसरा मीडियम कैसे अपन देखेंगे आगे, कुछ और डाइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं मटेरियल, है ना, उनको डाइलेक्ट्रिक्स कहा जाता है। अभी थोड़ा उसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो वो मीडियम जब रखते हैं तो फोर्स कम होने लगता है। ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला ये वर्जन फॉर्मूले का बनता है, Q1 Q2 अपॉन आर। फिर से एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन वही चीज है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। बीच में जो भी मीडियम रखोगे उसकी परमिटिविटी। देखो तो ये फॉर्मूला बिल्कुल वही है बेटा जो ये है। यहाँ पे जब मीडियम था तो एप्सिलॉन था, जब बीच में एयर या वैक्यूम आ गया तो उसके लिए हमने एक सिंबल, ये इसकी वैल्यू बदल दी, इसको एप्सिलॉन नॉट कर दिया, है ना। तो ये जनरल फॉर्मूला ऐसा समझ लो। फिर यहाँ पे जब एयर वाला डालोगे तो एयर वाली वैल्यू एप्सिलॉन नॉट थी और एफएम की जगह एफ, है ना। तो ये है फाइनल फार्मूला कह लो या बेसिक फार्मूला। ठीक है यहाँ तक। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है पहले। अब इसमें से एक इंटरेस्टिंग चीज निकलेगी, वो अपन देखते हैं। अगर हम एफ ए को एफ एम से डिवाइड करें तो क्या होता है ना। देखो एफ ए अपॉन एफ एम इज इक्वल टू, ठीक, सॉल्व करें सब चीजें कटेंगी, केवल दो चीजें बचेंगी जो अलग अलग, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा, है ना। कर लेंगे सब लोग, मैं डायरेक्ट देता हूँ। क्या बचेगा बेटा, बचेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अपॉन में आ रहा है तो पलट जाएगा और यहाँ पे आएगा। अब इसको, ये है क्या, ये है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द एयर और वैक्यूम, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ वर्ड्स में, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द एयर या वैक्यूम।
अब इसको एक नया नाम दिया गया इप्सिलॉन आर, इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ एक और दूसरा भी कई बुक्स में रहता है, के कहते हैं, उसके लिए एक और वर्ड है जो केमिस्ट्री में आप थोड़ा पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो दोनों सेम चीजें हैं, ध्यान रखना। कभी भी ये बोला जाए और वो बोला जाए तो आप समझ लो कि मीनिंग तो सेम है ना। तो यहाँ पे हमने एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? उसकी परमिटिविटी कौन सी? मीडियम की परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम की परमिटिविटी, है ना। तो दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, कौन बताएगा? रिलेटिव परमिटिविटी का कोई ट्राई करेगा? सर कोई पूछो बेटा। यूनिट नहीं होता। बिल्कुल सही। देखिए बेटा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ऊपर है, नीचे परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। अब किसी भी मीडियम की परमिटिविटी का यूनिट तो आपको पता है, अभी अभी आपने बताया था, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका भी यही यूनिट होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और फाइनली रिलेटिव परमिटिविटी एक नंबर बचेगा ना, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ध्यान रख लो, उसमें सब आ गया। तो ये इसके कोई डायमेंशंस नहीं है, मतलब m0 l0 t0, ये एक प्योर नंबर आता है ना। तो ये दो चीजें बताता है, ठीक है। अगर हम कहें तो क्या क्या बता रहा है? या तो फोर्सेस का रेशियो बताता है, तो फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, या फिर एक और चीज बताता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम का रेशियो जो नंबर बनता है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, है ना। तो सरल डेफिनेशन अपन एक बना लेते हैं। तो इप्सिलॉन आर दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक, इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये ध्यान रख लेना आप लोग, कोई यूनिट नहीं होती इसकी, ये एक नंबर आता है ना। ठीक है। तो ये कैसे बना? अगर हम इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट कर दें तो ये बनता है। इसके लिए एक और वर्ड है, अभी अभी मैंने बताया था, वो क्या वर्ड है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ऑफ द मीडियम भी लिख लो चाहे तो, ऑफ। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ आप, ठीक। तो यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई है ना, दैट इज हेलो, हाँ वेट करना बेटा थोड़ा, उधर से वो क्या कॉल आ गई थी। ठीक है। वो क्या कॉल आ गई थी बेटा, तो इसलिए वो उधर से डिस्कनेक्ट हो गया होगा। चलो, तो हम क्या बता रहे थे बेटा? इप्सिलॉन आर की डेफिनेशन अब अपन डिफाइन करें। इप्सिलॉन आर मतलब क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है? इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट, इसका एक और नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। तो रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और स्पेस, है ना, फ्री स्पेस, इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब हम उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं या समझ लेते हैं दोनों साथ साथ, वो क्या है रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज, इसी में उसकी डेफिनेशन है, ये फॉर्मूला।
is the ratio of permittivity of the medium to the permittivity of the vacuum, है ना, it is called relative permittivity। तो ये डेफिनेशन सफिशिएंट है, 1 से 2 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है बेटा और बहुत सरल है ना। तो relative permittivity is defined as the ratio of permittivity of the medium to the permittivity of the vacuum, है ना। तो ये relative permittivity या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन, ठीक है। फिर अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर कितना होगा, सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे हैं ना। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर कितना होगा, कोई ट्राई करेगा, सोचेगा। एयर या वैक्यूम कह लो बेटा, कितना होगा। चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब किसी के लिए भी रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है अगर, तो हम ऊपर क्या लिखते हैं, परमिटिविटी ऑफ, जिसका डिस्कशन हो रहा है उसकी परमिटिविटी ऊपर रखते हैं, अपॉन में किसकी परमिटिविटी रखते हैं, एयर की, ठीक। परमिटिविटी ऑफ एयर, तो एयर का रिलेटिव परमिटिविटी क्या हुआ, ये दोनों सेम हो गए, कितना बचा, 1। अब देखो ये जो रेशियो है इसमें नीचे तो एयर या वैक्यूम रख रहे हैं, ऊपर भी अगर एयर रख दें तो दोनों कट जाएंगे और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर इज 1, याद रखना, ठीक है। तो वैसे स्टैंडर्ड क्या होता है वो मैं अभी बता देता हूँ। स्टैंडर्ड वैक्यूम के लिए जो एप्सिलॉन आर है ना, किसके लिए, वैक्यूम के लिए, वो है 1। और एप्सिलॉन आर एयर के लिए थोड़ा सा ज्यादा आता है, 3 या 4 जीरो रहते हैं उसमें, इतना रहता है। तो हम लोग दोनों को सेम मान लेते हैं, क्योंकि देखो ये इतना अंतर उसको नेग्लिजिबल मान के ये दोनों सेम। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर या वैक्यूम इज 1, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम इज 1, बोथ आर सेम, है ना। ध्यान रखना वो दोनों एक ही चीज के दो नाम है। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर इज 1, यहाँ तक आ, ठीक। और एक दो चीजों की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मटेरियल है। तो पहले तो एयर का हो गया, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर के लिख देता हूं मैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज इक्वल टू 1, पहला। दूसरा, वाटर के लिए इसकी वैल्यू याद कर लेना, बहुत ज्यादा आती है, उसको हम लोग अभी समझेंगे, 80 होती है, ठीक। दूसरा, मेटल के लिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है, ठीक है। तो ये इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव का मटेरियल है, बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। ये पुराना क्वेश्चन है बोर्ड का, ये पुराना क्वेश्चन है बोर्ड का, और वाटर का तो कम पूछा गया है ना। इसी तरह से केरोसिन का शायद 2 है। तो ये सब जाने दो, 3 आप याद रखो बस, इतना ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर 1, वैक्यूम या एयर की 1 है, वाटर की 80 है, और मेटल की कितनी है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये हमने सब देख लिया। अब यहाँ पे आपको मैं बोल रहा हूँ कि एक मीडियम है ना, और मीडियम एप्सिलॉन आर इक्वल टू 2, व्हाट इज इट्स परमिटिविटी। ध्यान दो, जब भी परमिटिविटी लिख रहे हैं उसमें एक वर्ड म्यूटेड है, वो बार बार नहीं लिखते हैं, है ना। वो ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी। अब ये क्वेश्चन बनाया है मैंने, एक न्यूमेरिकल छोटा सा, है ना, उसको जरा ध्यान से समझिए। एक मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, तो उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी होगी, ठीक। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू दे दी है, एप्सिलॉन आर की। आपको उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी मीडियम की पूछी गई है, ये वाली चीज पूछी गई
मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 2, एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू सबको याद है, अभी भी हमने देखी थी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर से एक छोटा क्वेश्चन है ना, अपने बोर्ड इसी तरह से ही क्वेश्चन दे रहा है। तो अब इसको निकाल सकते हैं बहुत इजीली, है ना। एप्सिलॉन कितना होगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको सॉल्व कर लो, 2 5 जार 2 8 जार 16, 2 8 जार 16 and 70, 10⁻12। ठीक है, और यूनिट भी लिखनी पड़ेगी इसकी, कूलम स्क्वायर अपॉन। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन देख लिया। ये क्वेश्चन मैं नवबोध का लिख रहा हूँ अभी, इसको ध्यान से देखो बेटा, ये कुछ नहीं था। एप्सिलॉन आर रेशियो होता है दो परमिटिविटी का, तो आपकी बार एप्सिलॉन आर अगर आपको दे दें तो ये वाला पार्ट, तीन में से कोई भी दो चीज दे दें तो आप निकाल सकते हैं। तो बस वही था, आपको एक मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी दी गई, उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये दोनों जो ऊपर नीचे हैं ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ना। तो ये हमने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, नवबोध में मैंने लिखा अभी थोड़ी देर पहले ही, है ना, तो मैं बता देता हूँ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, क्वेश्चन नवबोध से लिखता हूँ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर is 80. ठीक, what will be its permittivity? Its permittivity, ठीक। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन है पेज नंबर 9 में 9। ठीक, अभी देखा, तो आप इसको ट्राई करिए, सभी लोग क्वेश्चन समझ गए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वही चीज है जो ये रिलेटिव। अब आपको वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया, अब आपको बताना है उसकी परमिटिविटी, यही क्वेश्चन है, बस नंबर्स बदले हुए हैं ना। कोई ट्राई करो, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन है बस। 708 into 10⁻⁻12। हाँ बेटा, इसमें जो आंसर दिया है इन्होंने वो मैं पहले बोल देता हूँ, फिर दोनों को मैच कर लेंगे। इसमें आंसर दिया है 7.08 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, आपका बताइए बेटा क्या है, 708 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही सही है बेटा, देखिए ये दोनों सेम है ना। इसमें से अगर 2 जीरो और निकाल दें, इसको हम 7.08 बना दें तो इसमें 10 की पावर 2 निकलेगी, है ना। तो ये इस तरह से, ठीक, और ये दोनों जब सॉल्व करोगे तो वही है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में एक के बाद पॉइंट लगाया जाता है, तो ये भी सही है। वैसे अगर चॉइस करने को बोले तो आपको ये करने रहेगा तो क्या बनना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे ये लिख दो तो भी ठीक है ना। सही है, आंसर सही है बेटा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बन जाएगा। तो हमने इस तरह से देखा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ नहीं है, वो रेशियो है, कितने गुना है, बस वो ये बताता है ना। तो कितने गुना ज्यादा है, ध्यान रखना, ये इस नंबर को जरा ध्यान से देखो बेटा, है ना। अपन वर्ड्स में अगर बोलें तो इप्सिलॉन इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, तो इसमें कौन सी चीज ज्यादा है। जो इप्सिलॉन आर की जो वैल्यूज हैं वो स्टार्ट होती है 1 से एयर के लिए, फिर आगे बढ़ते बढ़ते अभी तो 80 तक हमने बताया, इनफाइनाइट भी पता। तो ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन आर वो मिनिमम तो 1 है, बाकी उससे ज्यादा है। तो इसमें से कौन सी चीज ज्यादा है, एप्सिलॉन की एप्सिलॉन नॉट, सोचिए। अब समझ गए क्वेश्चन का मतलब, ये नंबर्स हैं, इसकी रेंज 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाती है ना। तो इप्सिलॉन नॉट बड़ा होगा कि इप्सिलॉन, केवल इप्सिलॉन बड़ा होगा, कौन सा बड़ा है बताओ जनरली। इसमें क्या रिलेशन लगेगा, सोचो बेटा, ये वाला ये वाला। Sir, epsilon greater than epsilon naught. हाँ सही, एकदम सही है। इप्सिलॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और एटलीस्ट इक्वल टू, बस छोटे से छोटा हुआ तो इक्वल टू। ये जरा ध्यान से समझना बेटा, एक छोटा सा
लॉजिकल क्वेश्चन है ना। ये नंबर्स की रेंज अगर 1 से इन्फिनिटी है तो इप्सिलॉन नॉट और इप्सिलॉन में क्या रिलेशन होगी, तो इप्सिलॉन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इप्सिलॉन नॉट। कितने गुना बड़ा है ये गुना बता रहा है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 80 गुना। अभी हमने किया, तुमने 80 को मल्टीप्लाई किया, तो इप्सिलॉन हमेशा उसके कई गुना है, उसका रेशियो ही इप्सिलॉन आर कह दिया गया है ना। वो ये बता देता है कि ये जो ऊपर वाला टर्म है ना, ये इससे कितने गुना बड़ा है, नंबर बता दिया। ये 5 गुना कर लो, है ना, इस तरह से कर 8 गुना, 10 गुना, 80 गुना। तो ये इस तरह से हमने देखा, तो ये सरल भाषा में हमने बात करी। बाकी तो इतना जैसे कोई घुमा घुमा के पूछते नहीं है ना, फिर भी अपन को बनना चाहिए क्योंकि वो है और आपके अंदर वो चीज डेवलप होनी चाहिए। ठीक, यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद एक और इन्फ्रेंस निकालते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं आज के लिए। वो इन्फ्रेंस ये है, तो फोर्स का क्या होगा। अब वो जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को फिर से लिखता हूँ। ठीक, इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के या इप्सिलॉन आर, जो भी तुमको कंफर्टेबल लगे वो तुम उसको लिख लो। तो अब हम इस वाली चीज को गायब कर रहे हैं, अब हम फोर्स पे फोकस कर रहे हैं। ठीक, तो फोर्स कौन सा बड़ा है, मतलब जबकि चार्जेस एयर में रखे हैं वो बड़ा है, जबकि चार्जेस मीडियम में रखे हैं वो बड़ा है। सोचिए फिर से क्या होगा। सर एयर में रखे हैं तब बड़ा होगा। तब बड़ा है, बिल्कुल सही। देखिए ये इसकी वैल्यू जो है एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, तभी तो 1 से ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है ना। तो जब एयर में रखते हैं तो फोर्स ज्यादा होता है और मीडियम में रखने पे कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर हम सोचें, मान लो हमने चार्जेस Q1 Q2 को थोड़ी दूर पे एयर में रख दिया है ना, तो एयर में रख दिया है, मान लो फोर्स हमने कैलकुलेट कर दिया 10 न्यूटन आ रहा है। ठीक, अब इसके बीच में कुछ और मीडियम रख देते हैं, वाटर, मेटल, कुछ भी, तो दूसरा जो भी रखेंगे तो अब वो फोर्स कम हो जाएगा इससे, है ना। मान लो पेपर भर दिया तो फोर्स कम हो जाएगा। ये वैसे ही हो गया बेटा कि आप एक मैग्नेट रख रहे हो, इधर पे एक लोहे का टुकड़ा है, ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है, बीच में एयर है, बीच में अगर पेपर लगा दें तो फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम होता जाएगा। तो बीच का जब आप मीडियम बदलेंगे तो जो मीडियम के अंदर रखा हुआ फोर्स है वो कम होगा और एयर वाला फोर्स मैक्सिमम, है ना। तो यहाँ पे वही चीज हमने आपको बताई, और वो ये नंबर ये बताता है कि कितने गुना कम। अगर आप बीच में वाटर डाल देंगे तो कितने गुना कम हो जाएगा, 80 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक, तो जितना भी रिलेटिव परमिटिविटी वाला मीडियम रखोगे वो फोर्स उतने गुना कम हो जाता है। तो सभी बुक्स में एक डेफिनेशन और मिलती है इससे, इसकी इप्सिलॉन आर की, तो वो भी हम लोग समझ सकते हैं। Epsilon r is defined as the force between the charges when kept it in air to the force between the charges kept at same distance in the, तो ये वाला फोर्स कौन सा है, when the charges are kept in air। ये वाला फोर्स कौन सा है, when the charges are kept in the medium at the same distance। तो सेम चार्जेस को उठा के हम दूसरे मीडियम में रख देंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, तो वो कितने गुना कम हो जाएगा, है ना। तो ये हमने देख लिया। तो एक सिंपल सा और एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है इसमें, है ना, जो मैंने बताया कि भाई एक दो चार्जेस के बीच का फोर्स मान लो 10 न्यूटन है, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 वाले मीडियम में ले गए तो फोर्स कितना हो जाएगा। अब जरा सोचो, जरा ध्यान से मैंने क्या बोला है फिर से सुनना। दो चार्जेस को कुछ दूरी पे रखा, किसमें रखा, एयर, उनके बीच का फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। नाउ द सेम चार्जेस kept at the same distance are moved in some other medium having k is equal to 5। now what will be the force, सोचिए बेटा ध्यान से बताइए। तो 2 न्यूटन। फिर से रिपीट करूं क्वेश्चन। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। जितने आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में रखोगे उतने गुना फोर्स कम हो जाएगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला फोर्स एयर वाला था और मीडियम वाला फोर्स पूछा गया है। ठीक, इस फॉर्मूले से देखिए, ये फॉर्मूला है एफ ए अपॉन एफ एम इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये है 5। एफ ए की वैल्यू है 10, एफ एम की वैल्यू पूछा है और ये एफ एम कितना हुआ, एफ एम हुआ 2 न्यूटन, 5 गुना कम हुआ है।
ये रेशियो बताता है ये नंबर कि कितने गुना कम हो रहा है ना। तो ये नंबर की रेशियो के कारण हमने देखा कि उतने गुना सीधे सीधे कम हो रहा है। ठीक है, तो 5 वाले में रखा तो 5 गुना कम हो गया, 80 रखेंगे 80 में तो 80 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, 80 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका देखा बेटा अपन ने अभी 80, ये 80 किसका देखा, So water. याद है? वाटर, सही है। ठीक है, तो जब चार्जेस को वाटर में ले जाएं तो उनके बीच के फोर्सेस कम हो जाएंगे, है ना। फोर्सेस बिटवीन चार्जेस आर रिड्यूस्ड 80 टाइम्स। जब चार्जेस को पानी में ले जाते हैं तो उनके बीच के फोर्सेस 80 गुना कम हो जाते हैं, है ना। एक इंटरेस्टिंग चीज के साथ क्लोज कर रहे हैं हम लोग। तो इन जनरल मान लो हम सोडियम क्लोराइड लेके गए, अब सोडियम क्लोराइड कैसे बना है, सोडियम आयन से और क्लोराइड के आयन से बना है। इनके बीच का बॉन्ड है ना, और दूसरी दूसरी चीजें हैं, उन सब के बीच के बॉन्ड है। तो अगर वो आयन को अगर हम पानी में ले जाएं तो उनके बीच के फोर्सेस 80 गुना कम हो जाते हैं, है ना। इसलिए पानी सबको घोल लेता है आपस में, है ना, उनके बीच के फोर्सेस को रिड्यूस कर देता है। तो इसीलिए सबको घोल के आपस में उनसे अलग कर देता है, कचरे को, डस्ट को, आयंस को, सबको तोड़ देता है वो, है ना। इसलिए पानी को कई बार क्या कहा जाता है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, नियरली ये लगभग सभी चीजों को घोल लेता है ना। क्यों घोलता है, उसके लिए हमने अभी अभी देखा कि इसका के काफी ज्यादा है ना, 80 है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा हो गया, थोड़ा एक्स्ट्रा बिट अपन अब क्लोज कर रहे हैं जल्दी से, बस काफी टाइम हो गया। तो आज के जो पॉइंट्स थे बेटा उनको मैं रिवाइज कर देता हूँ, है ना। घर पे जरूर रिवाइज कर लेना। वैसे ये वीडियो मेरा बंद हो रहा है बीच में, उसमें कुछ और रिकॉर्ड हो गया होगा, फिर भी मैं उसको लगा दूंगा तो तुम लोग देख लेना, है ना। तो सबसे पहले आज हमने क्या देखा, कूलम्स लॉ को रिवाइज किया। ठीक, पहला पॉइंट। फिर हमने ये चीज देखी, एक नई चीज की, फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज टू, सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू वन, ये दोनों एक दूसरे के बराबर और उल्टे आते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने देखा। ठीक, फिर दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमने देखा वो क्या था कि Q1 Q2 को डबल कर दें, डिस्टेंस को चेंज कर दें तो क्या हो रहा है, डबल्ड कर दें एटसेट्रा, आर को डबल कर दें तो क्या हो रहा है, साथ साथ करेंगे तो क्या हो रहा है। ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई इस साल के एग्जाम के हिसाब से, है ना। छोटी सी चीज है लेकिन बहुत। फिर हमने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या देखा, इप्सिलॉन आर एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी, है ना, कि जब चार्जेस को मीडियम में रखो और एयर में रखो तो जो फोर्स है उनका रेशियो निकाला। तो एफ ए इज द फोर्स बिटवीन चार्जेस व्हेन केप्ट इन एयर और एफ एम इज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन केप्ट इन मीडियम। इसको और आगे सॉल्व करके हमने इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट निकाला और इसको हमने एक नया नाम दिया, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि हमेशा एक से ज्यादा होता है ना। तो ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर, है ना। इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया। इप्सिलॉन आर की जो वैल्यूज हैं वो 1 थी, वैक्यूम के लिए स्टैंडर्ड लिख रहा हूँ, ठीक, 1.0004 या 5 है बेटा, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। वो किसके लिए है, एयर के लिए, बहुत कम है, इन दोनों को बराबर लेकर चलते हैं जनरली। फिर हमने देखा था नेक्स्ट 80 देखा वाटर के लिए, और ये भी पूछा गया है पुराने बोर्ड में, इन्फिनिटी किसके लिए है, मेटल की। ठीक, तो यहाँ तक हमने ये सब देख लिया। फिर हमने इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी देखे, किसी मटेरियल के लिए के दिया है तो उसकी परमिटिविटी निकालना, फोर्स का कितने गुना होगा। तो जब हम इससे एक इन्फरेंस क्या निकालते हैं कि हर मीडियम में जो फोर्स है ना, वो एयर के फोर्स से कम होता है, मतलब मैक्सिमम फोर्स हमेशा एयर में ही लगता है ना, चार्जेस के बीच में। किसी भी मीडियम में आप ले जाओगे दूसरे में फोर्स तो कम ही हो जाएगा। तो ये हमने एक इन्फरेंस देखा। फिर इसी के अंदर से एक और छोटा ऑब्जेक्टिव हमने एक्स्ट्रा निकाल लिया, वो था कि ये जो मीडियम, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी होती है ना, वो एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी से हमेशा ज्यादा। ये सब इसी से निकल के आ गया, क्योंकि एप्सिलॉन आर तो हमेशा एक से ज्यादा ही आ रहा है।
तो ये ऊपर का पार्ट ज्यादा होगा, मतलब इप्सिलॉन ऑफ द मीडियम ज्यादा होगा या एयर वाला फोर्स ज्यादा। यहाँ से इन्फरेंस निकाले हमने, है ना। ठीक है बेटा, चलिए क्लोज कर रहा हूँ मैं। अच्छे से रिवाइज करते जाना, क्योंकि देखो इतना डिटेल में तो अपन क्लास में भी नहीं कर पा रहे, कहीं भी नहीं कर पा रहे, है ना। तो यहाँ पे जितना आराम से अपन कर पा रहे हैं तो उसको आप बेनिफिट लीजिए और अच्छे से करते जाइए, साथ साथ में ही करते जाइए। ठीक है, चलो बेटा कल क्लोज कर रहा हूँ। ठीक।